हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, भारत के खातिर अमेरिका से भिड़ गए 27 देश। फेल हो गया ट्रम्प का ये सबसे बड़ा प्लान दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे ईरान पर हमला करने जा रहा अमेरिका, 4 मुस्लिम देशों तक खबर पहुंची। इजरायली सूत्रों का बड़ा दावा दोस्तों। क्या है 4 देशों तक खबर पहुंचने के मायने, और कैसे अमेरिकी हमले के डर से दोस्तों तेहरान में अंडरग्राउंड शेल्टर में छिप गए सुप्रीम लीडर खामेनेई। तो वहीं आपको बताएंगे अमेरिका से तीखे तनाव के बीच आखिरकार खामेनेई के ईरान ने क्यों की भारत की तारीफ दोस्तों, क्यों भारत को कहा थैंक यू। तो वहीं आपको बताएंगे भारत के लिए बांग्लादेश से दस्तक दे रही बड़ी टेंशन चीन के बाद अब अमेरिका भी चल रहा है ये खास दाव। क्यों अमेरिका के इस दाव से भारत की बढ़ सकती है टेंशन दोस्तों। वहीं चिकन नेक के पास तीस्ता पर चीन की बड़ी हरकत, गंगा पर नया बराज। मोहम्मद यूनुस का जिनपिंग के सामने दिया वो बयान। क्या है भारत के खिलाफ प्लानिंग दोस्तों। आज एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि जिस प्रकार से अभी दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर जो है दोस्तों वो पूर्ण रूप से बदल चुका है, उथल पुथल मच चुका है, इस बीच भारत अपना हर एंगल से संतुलन बनाए हुए है और भारत की यही कूटनीति भारत को नंबर 1 बनाएगी। तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा दोस्तों। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी अहम जानकारी की, जहां दोस्तों कितनी बड़ी बात है, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका कोई योजना बनाए और उसके ही अपने साथी 27 साथी देश मिलकर उस योजना पर पानी फेर दे। जी हाँ दोस्तों, वो भी भारत के लिए। हाल ही में कूटनीतिक गलियारों में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। अमेरिका की मंशा थी कि भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए कड़े प्रतिबंध और टैरिफ लगाए जाए, लेकिन यूरोपीय संघ बोले तो EU के 27 देशों ने साफ साफ इनकार कर दिया। ट्रम्प को कह दिया कि जैसा तुम सोचते हो वैसा हम नहीं सोचते, तुम अपने फायदे के लिए प्रतिबंध लगा रहे हो, लेकिन इस योजना में हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। दोस्तों साफ साफ EU के 27 देशों ने किया इनकार। इसके पीछे की वजह दोस्तों कोई दोस्ती नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा व्यापारिक सौदा है, जिसे सभी सौदों का बाप कहा जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें, इस पूरे मामले की शुरुआत होती है रशिया के तेल से। अमेरिका चाहता था कि रूस की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए भारत पर दबाव बनाया जाए। इसके लिए अमेरिका ने यूरोपीय देशों से कहा कि वे भी भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए जॉइंट टैरिफ यानी कि एक तरह का टैक्स या जुर्माना लगाए, लेकिन अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का कहना है कि यूरोप ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया। दोस्तों हाल ही में बेसेंट ने एक इंटरव्यू में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि उनके यूरोपीय सहयोगियों ने नैतिकता का प्रदर्शन करते हुए टैरिफ लगाने से इनकार कर दिया। यूरोप की प्राथमिकता भारत पर जुर्माना लगाना नहीं बल्कि भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता बोले तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। दोस्तों ये डील इतनी बड़ी है कि यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन खुद भारत आकर इसे पक्का करने की कोशिश करने वाली है। यूरोप किसी भी हाल में इस डील को खटाई में नहीं डालना चाहता। दोस्तों खुद उर्सुला वॉन ने भारत को लेकर, इस डील को लेकर दोस्तों ट्वीट डाला है, जो आप सामने देख पा रहे हैं। उन्होंने खुद से ट्वीट किया है। अमेरिका ने यूरोप पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। स्कॉट बेसेंट ने सीधे शब्दों में कहा कि यह विडंबना और मूर्खता का सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका का कहना है कि एक तरफ यूरोप रशिया के खिलाफ खड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ वही यूरोप भारत से रिफाइंड तेल उत्पाद खरीद रहा है। असल में दोस्तों भारत जो है वो रशिया से कच्चा तेल खरीदता है, आप सभी जानते ही है। उसे अपनी रिफाइनरियों में पेट्रोल डीजल में बदलता है और फिर वही तेल उसे यूरोप को बेचता है। बेसेंट का आरोप है कि यूरोप जो है वो भारतीय रिफाइनरियों से यह तेल खरीद कर परोक्ष रूप से रशिया के खिलाफ अपने ही युद्ध को कमजोर कर रहा है और उसे वित्त पोषित कर रहा है। दोस्तों भले ही यूरोप ने साथ ना दिया, लेकिन अमेरिका ने अपने स्तर पर भारत पर दबाव बनाए रखा। अमेरिका ने भारत पर अब तक कुल 50% टैरिफ लगाया हुआ है, जिसमें रशिया के तेल की खरीद पर 25% का विशेष जुर्माना यानी एडिशनल टैरिफ लगा रखा है। दोस्तों अमेरिकी वित्त मंत्री का यह दावा है कि उनका यह प्रयास सफल रहा और 2025 में भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद में भारी गिरावट आई है। आंकड़े बताते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और सरकारी रिफाइनरियों ने रशिया से तेल का आयात कम कर दिया है, जिससे भारत रूसी तेल खरीदारों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गया है। हालांकि दोस्तों अब अमेरिका के सुर थोड़े नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। बेसेंट ने संकेत दिया है कि चूंकि रूसी तेल की खरीद कम हो गई है, इसीलिए अब भारत पर लगे इस 25% अतिरिक्त टैरिफ को हटाने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि टैरिफ अभी भी लागू है, लेकिन उन्हें हटाने का रास्ता अब दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब आप इसको दो तरह से ले सकते हैं। एक, आप ये मान सकते हैं कि उर्सुला वेन यानी कि यूरोप भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला है, इसलिए अमेरिका की हालत खराब हो रही है। अगर यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन एक बार हो गया तो भारत के लिए फिर अमेरिका ज्यादा मायने नहीं रखेगा। दोस्तों
भारत के लिए अमेरिका की वैल्यू कम हो जाएगी। और ट्रम्प जो बार बार टैरिफ पर टैरिफ चिल्ला रहे हैं, भारत को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब भारत दोस्तों बिना FTA के एकदम स्ट्रेट खड़ा है और बिल्कुल भी नहीं झुका, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि FTA डील के बाद भारत अमेरिका के कितना भी झुकाने के बावजूद भी नहीं झुकने वाला। और यही वजह हम जो गेस कर पा रहे दोस्तों कि इस FTA की वजह से ही अमेरिका ने यह बड़ा बयान जारी किया है कि वो भारत पर से रशिया से तेल खरीद पर लगने वाले 25% अतिरिक्त विशेष जुर्माना को अब हटाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जिसका हर किसी को था इंतजार, वो दिन भी आने वाला है दोस्तों। मात्र एक दिन और बचा हुआ है, उसके बाद ये डील फाइनल हो जाएगा भारत के साथ में। और इसे ही कहते हैं दोस्तों वर्ल्ड डिप्लोमेसी, जो अपना भारत बेहतरीन तरीके से जान रहा है। और इसके पीछे अगर हाथ हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूत जयशंकर जी का बहुत बड़ा रोल रहा है दोस्तों। ऐसे में थैंक यू जयशंकर जी, कहना तो आपको बनता ही है, कमेंट में भारी मात्रा में थैंक यू जयशंकर जरूर कहिएगा दोस्तों। आज के समय में जहां पर पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है दोस्तों, अपना भारत ऐसे समय में अपनी कूटनीति से हर किसी को परास्त करता दिखाई दे रहा है। सिर्फ अपना भारत इस समय में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री ही नहीं बल्कि कूटनीति में भी सबसे आगे जाता दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके पीछे आप किसको श्रेय देना चाहेंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने भारत देश को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो, और देखना चाहते हैं तो सामने लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके, जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर, शेयर अवश्य कर लीजिएगा। फिलहाल लाइक का बटन दबा दीजिए। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर अमेरिकी डिमांड्स मानने पर बची वेनेजुएला की राष्ट्रपति और मंत्रियों की जान दोस्तों। कहा बस 15 मिनट, नहीं तो वे हमें मार देते। यानी 15 मिनट में फैसला लेना था, नहीं तो सैनिक मार देते, गोली बता दें। वेनेजुएला की कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का एक वीडियो लीक हुआ दोस्तों द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक। इसमें रोड्रिगेज दावा ये कर रही है कि अमेरिका ने जब तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा, तब उन्हें और उनके कैबिनेट मेंबर्स को सिर्फ 15 मिनट का ही वक्त दिया गया था। उनसे कहा गया कि अगर उन्होंने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो सबको गोली मार दी जाएगी। ये बातें करीब 2 घंटे चली एक बैठक की लीक रिकॉर्डिंग में सामने आई है। ये बैठक अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के 7 दिन बाद वेनेजुएला में हुई थी। इस वीडियो को सबसे पहले स्थानीय पत्रकारिता समूह ला होरा दे वेनेजुएला ने रिपोर्ट किया दोस्तों। ये बैठक एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड की हुई लग रही है। इसमें रोड्रिगेज सरकार समर्थक इन्फ्लुएंसर के सामने अपनी दलील दे रही है। इस दौरान कमरे में कुछ लोग मौजूद थे, जबकि कुछ लोग ऑनलाइन जुड़े थे। ये साफ नहीं है कि ये रिकॉर्डिंग लीक कैसे हुई। रोड्रिगेज कह दिया कि अमेरिकी हमले के बाद सत्ता संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनकी तारीफ की, क्योंकि उन्होंने उनकी कई मांगों को मान ली थी। रोड्रिगेज ने कहा कि मुझे बातें माननी पड़ी क्योंकि धमकियां और ब्लैकमेलिंग लगातार हो रही थी। देश को आंतरिक संघर्ष से बचाना था, मेरी प्राथमिकता राजनीतिक सत्ता को बचाना था। जी हाँ दोस्तों, अब ये नया बड़ा खुलासा हुआ जो आपको बताना जरूरी था। साथ ही साथ आपको बता दे, ईरान पर हमला करने जा रहा अमेरिका, 4 मुस्लिम देशों तक पहुंची खबर। इजरायली सूत्रों का बड़ा दावा दोस्तों। आपको बता दे, मिडिल ईस्ट में अंदर खाने बहुत बड़ी अनहोनी की आहट सुनाई दे रही है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा यह किया जा रहा है कि क्षेत्रीय शांति को बड़ा खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर प्रचंड वेग से हमला कर सकता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका ने जंग का जो अनुमानित खाका बनाया था, उसके तहत अपनी सारी तैयारियां पूरी करते ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अपने खास सहयोगियों को तेहरान पर हमले का डेट और टाइम सब कुछ बता दिया दोस्तों। ऐसी खबरें वायरल होने की वजह कुछ इजरायली सोर्सेज हैं, जिनके हवाले से दावा किया जा रहा है कि अमेरिकियों ने इराक, जॉर्डन, सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को बता दिया है कि ईरान पर जल्द ही हमला बोला जाएगा। हालांकि कुछ अन्य विश्वसनीय सोर्स ने यह दावा भी किया है कि अमेरिका का ज्यादातर फौजी साजो सामान जंगी बेड़े के मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। रडार सिस्टम की मौजूदगी की ओर इशारा किया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि रसद से लेकर हथियारों तक का इंतजाम हो चुका है। यानी कोई नहीं जानता ईरान पर हमला हुआ तो तेहरान कितने दिन तक अमेरिका का मुकाबला कर पाएगा। रिपोर्ट्स के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन ईरान के एकदम करीब पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप खुद अमेरिकी एयरफोर्स की एक बड़ी स्क्वाड्रन ईरान को भेजने का दावा कर चुके हैं। अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन बोले तो CVN-72 की बातें करें तो इसके साथ ही कई विध्वंसक जहाज, सप्लाई चेन जहाज रसद लेकर चले थे। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि संभव है कि ईरान पर काबू पाने में हमें कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का इस्तेमाल करने की
आवश्यकता न पड़े। अमेरिका के कई जहाज एहतियातन ईरान रवाना हो चुके हैं दोस्तों। वहीं आपको बता दें तेहरान में अंडरग्राउंड शेल्टर में छिप गए हैं सुप्रीम लीडर खामेनेई। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई अमेरिकी हमले के डर से तेहरान में बने एक खास अंडरग्राउंड शेल्टर में चले गए हैं। ये दावा ईरान इंटरनेशनल के ईरान सरकार के करीबी 2 सूत्रों के हवाले से किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के सीनियर मिलिट्री और सुरक्षा अधिकारियों ने अमेरिका के संभावित हमले का खतरा बढ़ने का आकलन किया था, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खामेनेई को सबसे बड़ा निशाना बताया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अयतुल्ला अली खामेनेई जिस अंडरग्राउंड सुरंग में छिपे हुए हैं वो काफी मजबूत है। ये सुरंग कई दूसरी सुरंगों के नेटवर्क से जुड़ी हुई है, जिसका इस्तेमाल आपातकालीन परिस्थितियों में हवाई हमलों से बचने के लिए किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया है कि सुप्रीम लीडर के तीसरे बेटे मसूद खामेनेई ने लीडर के ऑफिस का रोजाना का मैनेजमेंट संभाल लिया है और वो सरकार के एग्जीक्यूटिव ब्रांच के साथ बातचीत का मुख्य जरिया है दोस्तों। साथ ही साथ बता दें आखिर क्या वजह है दोस्तों कि अमेरिका से तीखे तनाव के बीच खामेनेई के ईरान ने भारत को थैंक यू कहा है। आपको बता दें दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ खतरनाक तनाव में उलझे ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के मतदान के लिए नई दिल्ली का धन्यवाद दिया। ईरान की तरफ से ये धन्यवाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 39वें विशेष सत्र में ईरान के खिलाफ निगरानी बढ़ाने को लेकर था। भारत ने इसके विरोध में मत दिया था। ईरान के खिलाफ ये प्रस्ताव पश्चिमी देश लेकर आए थे। ईरान के खिलाफ इस प्रस्ताव पर भारत और पाकिस्तान एक साथ खड़े दिखाई दिए। भारत की तरफ से इस प्रस्ताव के विरोध में दिए गए मत पर ईरान ने धन्यवाद भी दिया। भारत में ईरानी राजदूत मोहम्मद फतेह अली ने कहा कि मैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के समर्थन में भारत सरकार के सिद्धांतपूर्ण और दृढ़ रुख के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिसमें एक अन्यायपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रस्ताव का विरोध भी शामिल है। ये रुख न्याय, बहुपक्षवाद और राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर। जी हां, भारत में खेलने से किया था इनकार। अब आईसीसी ने उसकी जगह स्कॉटलैंड को कर दिया शामिल। दोस्तों बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोले तो आईसीसी ने उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। दुबई में हुई बैठक के दौरान आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने यह फैसला लिया। आईसीसी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है। गुरुवार को आईसीसी से दी गई 24 घंटे की डेडलाइन के बावजूद बांग्लादेश सरकार ने भारत में खेलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आईसीसी ने यह बड़ा कदम उठा लिया। भारत में मैच कराने के आईसीसी के फैसले के खिलाफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोले तो बीसीबी ने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी डीआरसी में अपील दायर की थी, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया। इस पूरे विवाद की शुरुआत बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद हुई। इसके बाद बीसीबी ने भारत में खेलना असुरक्षित बताते हुए टीम को भारत भेजने से मना कर दिया। तो वहीं आपको बता दें भारत के लिए बांग्लादेश से दस्तक दे रही बड़ी टेंशन। चीन के बाद अब अमेरिका भी चल रहा है ये खास दांव। दरअसल बांग्लादेश में आम चुनाव अब केवल 1 महीने दूर है। इस बीच खबर यह है कि अमेरिका अगले महीने होने वाले चुनावों से पहले बांग्लादेश में जमात इस्लामी पार्टी के साथ दोस्ताना संबंध बनाने का पूरा प्रयास कर रहा है। इस खबर के बाद भारत के साथ अमेरिकी संबंधों में और तनाव आ सकता है। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना 2024 में बड़े विरोध प्रदर्शनों में सत्ता से हटाए जाने के बाद से निर्वासन में रह रही है। खास बात यह है कि अमेरिका से पहले चीन और पाकिस्तान के भी जमात से करीबी बनाने की खबरें आ चुकी हैं। ऐसे में पड़ोसी देश से भारत के लिए एक के बाद एक टेंशन दस्तक दे रही है। दोस्तों दी वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर दी है कि अमेरिकी डिप्लोमेट एक समय बैन किए गए कट्टरपंथी ग्रुप के साथ अपनी बातचीत बढ़ाना चाहते हैं। खबर में 1 दिसंबर की एक मीटिंग की ऑडियो रिकॉर्डिंग का हवाला दिया गया है। ढाका में मौजूद एक अमेरिकी डिप्लोमेट ने कुछ बांग्लादेशी पत्रकारों के साथ उस बंद कमरे की मीटिंग में कहा है कि देश इस्लामिक हो गया है। साथ ही यह भविष्यवाणी की है कि जमात 12 फरवरी के चुनाव में पहले से कहीं बेहतर प्रदर्शन करेगी। दोस्तों वॉशिंगटन पोस्ट ने डिप्लोमेट की पहचान गुप्त रखी है। अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि हम चाहते हैं कि वे हमारे दोस्त बने। रिपोर्ट में कहा गया कि उन्हें पत्रकारों से बातचीत के प्रभावशाली छात्र विंग को अधिक एयर टाइम देने का अनुरोध करते हुए सुना जा सकता है, जहां तक इस डर की बात है कि जमात इस्लामी बांग्लादेश को सख्त इस्लामी कानून के रास्ते पर ले जा सकती है। तो अमेरिकी डिप्लोमेट ने कथित तौर पर कह दिया कि वॉशिंगटन के पास ऐसा दबाव है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है। ये कदम उन पर 100% टैरिफ लगा देना है। दोस्तों चीन और पाकिस्तान का जो झुकाव है वो जमात इस्लामी की ओर बना हुआ है। इसको लेकर क्षेत्रीय राजनीति में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों ही इस बात से वाकिफ हैं कि चुनावों में बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, जबकि जमात इस्लामी दूसरे स्थान पर रहकर विपक्ष की भूमिका निभाएगी। इसके बावजूद दोनों देश जमात के साथ लगातार संपर्क और संवाद बनाए हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें
डोनाल्ड ट्रंप की अब कनाडा को खुली धमकी, चीन के साथ हाथ मिलाया तो लगेगा 100% का टैरिफ। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को कड़े शब्दों में तगड़ी चेतावनी दे दी है कि अगर उसने चीन के साथ कोई व्यापार समझौता किया तो उस पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। ट्रंप का मानना है कि कनाडा खुद को चीन के लिए एक ऐसे रास्ते की तरह इस्तेमाल करने दे रहा है जहां से चीनी सामान अमेरिका के बाजार में घुस सके। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कनाडा को चीन का ड्रॉप ऑफ पोर्ट बनाया तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती होगी। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ऐसे किसी भी समझौते की सूरत में अमेरिका में आने वाले सभी कनाडाई उत्पादों पर तुरंत भारी टैक्स लगा दिया जाएगा। सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि सुरक्षा के मुद्दे पर भी ट्रंप और कनाडा के बीच तनातनी चरम पर है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड में प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट को खारिज करने पर कनाडा को आड़े हाथों लिया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह प्रोजेक्ट कनाडा की भी रक्षा करेगा, लेकिन कनाडा अमेरिकी सुरक्षा के बजाय चीन के साथ संबंध गहरे करने में जुटा हुआ है। उन्होंने तंज कसते हुए कह दिया कि कनाडा अपने सबसे भरोसेमंद पड़ोसी के बजाय एक ऐसे देश को चुन रहा है जो उसके सामाजिक और आर्थिक ढांचे को तबाह कर देगा। तो वहीं आपको बता दें, यूरोप की सबसे ताकतवर फ्रांस जर्मनी की जोड़ी टूटने के करीब पहुंच गई है। दोस्तों, मेलोनी के साथ दोस्ती बढ़ा रहे जर्मन चांसलर मैक्रोन से क्यों हुए नाराज, बता दें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जर्मनी और फ्रांस यूरोप की सबसे ताकतवर जोड़ी मानी जाती रही है, लेकिन अब इसमें दरार आने लगी है। यूरो न्यूज के मुताबिक जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अब इटली की दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। मर्ज ने इसका इशारा दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ही कर दिया था। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को रोम में होने वाली इटली जर्मनी समिट में वो और मेलोनी मिलकर यूरोपीय यूनियन को बेहतर और अलग तरीके से चलाने के लिए कुछ नए सुझाव सामने रखेंगे। अमेरिकी वेबसाइट द पॉलिटिको के मुताबिक मर्ज मेलोनी दोनों ही दक्षिणपंथी सोच वाले हैं, अमेरिका के साथ रिश्तों को जरूरी मानते हैं और ट्रंप के साथ टकराव से बचना चाहते हैं। इसके अलावा दोनों की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से कुछ न कुछ नाराजगी भी है। यही वजह है कि पहले जर्मनी यूरोपीय नीति तय करने के लिए फ्रांस की ओर देखता था, लेकिन अब व्यापार, उद्योग और अमेरिका से रिश्तों जैसे मुद्दों पर आगे बढ़ने के लिए इटली के साथ खड़ा दिख रहा है। दोस्तों, वहीं यूक्रेन रशिया वार्ता के बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि अगर जंग खत्म हो गई तो ट्रंप को नोबेल के लिए मैं खुद नॉमिनेट करूंगी। जी हां दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच 4 साल से जारी युद्ध के बीच पहली बार ऐसा हुआ है जब दोनों देश टेबल पर आए हैं। अबू धाबी में रशिया, यूक्रेन और अमेरिका के बीच युद्ध के समाधान को लेकर वार्ता हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय ने इस वार्ता को बेहद सकारात्मक बताते हुए कह दिया है कि बातचीत आगे भी जारी रहेगी। इसी बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये युद्ध खत्म करवा देते हैं तो वो खुद उनको नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करेंगी। गौरतलब है कि फरवरी 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद पहली बार तीनों पक्ष त्रिपक्षीय रूप में मिल रहे और बातचीत का पहला दिन खत्म होने के बाद कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने कह दिया है कि राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव और GRU सैन्य खुफिया प्रमुख एडमिरल इगोर कोतसयुकोव के नेतृत्व वाली रूसी टीम सुरक्षा मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगी। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर इधर रात के अंधेरे में समुद्र के बीचों बीच रूस कर रहा बड़ा खेला, अमेरिका हुआ बेबस, भारत चीन को बड़ा फायदा। दोस्तों, अमेरिका ने रशिया से तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। हाल के दिनों में भारत ने रूस से तेल की खरीदारी कम कर दिया, लेकिन रशिया अब भी दोस्तों भारत के लिए क्रूड का सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है। रशिया के तेल पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है। इस बीच अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके वहां के तेल को बेचना शुरू कर दिया है। साथ ही ईरान पर प्रतिबंध और बढ़ाने की बात कह दिया। इससे शैडो फ्लीट या डार्क फ्लीट एक बार फिर चर्चा में है। ये टैंकरों का एक ऐसा नेटवर्क होता है जिनका यूज रूस, ईरान और वेनेजुएला के प्रतिबंधित तेल का कारोबार होता है। एक अनुमान के मुताबिक इसका साइज ग्लोबल टैंकर की कुल क्षमता को करीब 18.5% होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिजनेस कितना बड़ा है। तेल का इस काले खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी रशिया है। दोस्तों, डार्क फ्लीट में अक्सर पुराने जहाजों का यूज किया जाता है। इनमें से ज्यादातर पश्चिमी देशों की कंपनियों के होते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को चकमा देने के लिए कई तरह के अवैध तरीके अपनाते हैं। इनमें फर्जी झंडे लगाना, फर्जी लोकेशन भेजना, बार बार नाम बदलना और GPS सैटेलाइट से बचने के लिए ट्रांसपॉन्डर बंद करना शामिल है। इन जहाजों का ओनरशिप स्ट्रक्चर इतना जटिल होता है कि उन्हें पकड़ पाना आसान नहीं होता। यूक्रेन पर रशिया के हमले के बाद ऐसे जहाजों की संख्या में बड़ी तेजी आई है। ये जहाज रशिया के बाल्टिक और ब्लैक सी बंदरगाहों से तेल लेकर जाते हैं और इससे रशिया को सालाना अरबों डॉलर की कमाई होती है। दोस्तों, अगली खबर बता दें,
चिकन नेक के पास तीस्ता पर चीन की बड़ी हरकत, गंगा पर नया बराज, मोहम्मद यूनुस का जिनपिंग के सामने दिया वो बयान। क्या है खौफनाक प्लानिंग दोस्तों। बांग्लादेश इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। पड़ोसी देश में फरवरी में आम चुनाव होने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, जिसमें शेख हसीना या उनकी पार्टी हिस्सा नहीं ले सकेगी। दूसरी तरफ अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस और बीएनपी नेता तारिक रहमान भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने में जुटे हैं। खासकर मोहम्मद यूनुस ने नई दिल्ली के प्रति शत्रुता को बढ़ाने का जैसा ठेका ले रखा हो, ये जानते हुए भी कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। यूनुस भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहे हैं। इसका सबूत कुछ दिनों पहले तब मिला जब बांग्लादेश ने चीन के दूत याओ वैन को तीस्ता मास्टर प्लान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, चीनी दूत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के समीप वाले क्षेत्र का दौरा किया। यूनुस सरकार की खतरनाक हरकतों की श्रृंखला में ये ताजा कदम है। इससे पहले मार्च 2025 में यूनुस ने बीजिंग का दौरा किया था, जहां उन्होंने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के सामने 7 सिस्टार्स यानी पूर्वोत्तर भारत के 7 प्रदेशों का जिक्र किया था। अब यूनुस ने एक और बड़ा कदम उठाने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश ने पद्मा नदी, जिसे भारत में दोस्तों गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, उस पर नया बैराज बनाने का ऐलान कर दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर मामला चल रहा है। भारत ने गंगा के पानी के प्रॉपर इस्तेमाल को लेकर फरक्का बैराज भी बनाया है। साल 1996 में बांग्लादेश के साथ पानी बंटवारे को लेकर द्विपक्षीय समझौता हुआ था, जो 30 साल के लिए था। इस करार की मियाद इस साल खत्म होने वाली है, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव के चलते अभी तक इसे रिन्यू नहीं किया जा सका। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे से जुड़ी फरक्का संधि को रिन्यू करने पर बातचीत इस साल निर्णायक मोड़ पर है। लेकिन दोस्तों, दोनों देशों के बीच संबंधों में बढ़े तनाव और आपसी अविश्वास के चलते वार्ताएं ठपसी दिखाई दे रही है। इसी बीच बांग्लादेश द्वारा गंगा नदी पर एक नया बैराज बनाने की योजना ने रीजनल वाटर पॉलिटिक्स में नई हलचल पैदा कर दी है। ये परियोजना न केवल दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित कर सकती है, बल्कि दक्षिण एशिया में जल संसाधनों को लेकर भविष्य की कूटनीति की दिशा भी तय कर सकती है। बांग्लादेश जल विकास बोर्ड बोले तो BWDB ने लंबे समय से अटकी पद्मा बैराज परियोजना को अब अमल में लाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब ऐसे में लगातार मोहम्मद यूनुस दोस्तों इस मामले में जिनपिंग का साथ लेते दिखाई दे रहे हैं, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा और खतरनाक खबर है। वहीं आपको अंतिम खबर बता दें, बीजेपी ने शकील अहमद का वीडियो शेयर करके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर उठाए सवाल। कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का बंटा धार हो गया है। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद के राहुल गांधी से लेकर पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को लेकर दिए गए बयान पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने शकील अहमद के बयान के जरिए कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों पर निशाना साधा है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पार्टी में आवाज उठाने वाले नेताओं को किनारे करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी जो लोकतंत्र की बात करते हैं, खुद की पार्टी में लोकतंत्र को नहीं मानते। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी देश की राजनीति में कांग्रेस को एक परजीवी पार्टी बना चुके हैं। कांग्रेस के नेता इस बात को अब स्वीकार कर रहे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों राहुल गांधी को लेकर और बीजेपी ने जिस प्रकार से शकील अहमद के वीडियो शेयर करके राहुल गांधी पर आरोप लगाए हैं, दोस्तों सवाल खड़े किए हैं, क्या वाकई में ऐसा ही है? जो भी आपकी राय हो जरूर कमेंट कीजिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।